जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 14 सितंबर है और आज के दिन हम लोग जो करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। लगभग सभी जो टॉपिक्स हैं वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत मतलब लगभग 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। अभी न्यूज में चल रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो मैं काफी अच्छे से सारी चीजों को बता चुका हूँ। ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैं जिनको पहले बता चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचेगा। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए अभी वैसा कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा है। आप लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्स मतलब एक तरीके से बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मुझे भी न्यूज़पेपर जैसा कुछ करना पड़ेगा। मतलब न्यूज़पेपर लोग दिखा रहे सामने, मैं जो आप लोगों को मटेरियल जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारी चीजें, ये सब चीजों को लोग बेच रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत लोग हैं जो ये जो सीरियसनेस समझ नहीं रहे। आप लोग न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं आपको, केवल न्यूज़पेपर मटेरियल, और उसका जो मटेरियल उसको सेल कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली आपको मटेरियल दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग देखिए, वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक शेयर कीजिए आप लोग, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप लोगों को थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम लोग, बहुत कम व्यू भी आ रहा है, लोग उस तरीके से देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण से भी थोड़ा सा ना मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा उम्मीद है सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैप प्रैक्टिस करने वाले हम लोग, ठीक है? उसके बाद से फिर हम लोग ये ग्रेसम सिद्धांत देखेंगे। अच्छा टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस तरीके से अभी प्रश्न जैसा बन रहा है, अभी पिछले ईयर का जो प्रश्न है आप लोग देखे थे, एनालिसिस किया था मैं, वैसा ही कुछ यहाँ से टॉपिक है ये। उसके बाद से कोणार्क चक्र, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। फिर ये 4000 साल पुराना रथ, और फिर समुद्रयान परियोजना, ठीक है? छोटे छोटी बातें हैं, ज्यादा लंबा बात नहीं है, क्योंकि लगभग वहां से ऐसे ही प्रश्न बनने थे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं लेकर के आया हूँ। देखिए, ये ग्रेसम सिद्धांत, ठीक है? ग्रेसम सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये अभी न्यूज में चर्चे में चल रहा है, पहले भी चर्चे में चल रहा था। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत वगैरह रहता है, लगभग छोटे छोटे सिद्धांत जो रहते हैं इस तरह इस प्रकार के, अभी कथन में पूछ लेता है। देखे होंगे आप, कथन कारण जैसा आजकल टॉपिक रीजनिंग जैसा प्रश्न बनाने लगा यूपीएससी, ठीक है? तो उसमें इस तरीके का सिद्धांत वगैरह यहाँ से भी न्यूज में है, चर्चे में है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली एकदम बेसिक चीजें इसमें समझना है, ठीक है? और ये जो सिद्धांत है, ये अंग्रेजी फाइनेंसर थॉमस ग्रेसम के नाम से ये मतलब उन्हीं के नाम पर ये प्रचलित है, ठीक है? तो ये नियम जो है ये 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट हुआ था, उस समय से ये चल रहा है। देखिए, उस समय क्या हुआ था, अब किसी भी देश में आर्थिक संकट होगा तो उसी तरीके से श्रीलंका में भी हुआ, ठीक है? तो अब उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए जो श्रीलंका सरकार है उसने क्या किया, बहुत ज्यादा लोन लिया अलग तरीके से, और भी जो है अलग देश जो है सहायता करते हैं, उसी तरीके से अमेरिकी डॉलर भी इन लोगों ने लिया, ठीक है? अब अमेरिकी डॉलर जब ये लोगों ने लिया तो अमेरिकी डॉलर का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा कि श्रीलंकाई रुपए जो है वो उनकी जो एक तरीके से विनिमय दर है वो कम होने लगी, या फिर कह सकते हैं कि श्रीलंकाई रुपए जो था उसका मूल्य कम होने लगा। जबकि श्रीलंका का देखिए, जबकि श्रीलंका का ही देश है, ठीक है? श्रीलंका खुद देश है और वहीं का मुद्रा है, वहीं का पैसा रुपया है, और उसी देश में है, उसका वैल्यू अगर कम होने लगेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को एक तरीके से चिंता होगी, ठीक है? तो ऐसी स्थिति हुई। फिर धीरे धीरे करके श्रीलंका सरकार जो है इसको मैनेज की। जो अमेरिकी डॉलर था उसका प्रभाव ज्यादा था, उसको कम करने के लिए विनिमय दर सेट किया, उसके बाद से धीरे धीरे करके उसको कम की। तो ऐसा स्थिति हुआ था। तो ये जो सिद्धांत है ये अभी भी चर्चे में चल रहा है, ठीक है? तो इसको नॉर्मली एक हिस्ट्री के तरीके से आप लोग समझ गए। अब देखिए, इसका मुख्य रूप से एकदम टू द पॉइंट जो है बात याद रखना है इसमें, कि ग्रेसम सिद्धांत का क्या मतलब होता है। एक टू द पॉइंट वर्ड याद रखना है इसमें, ठीक है?
जैसे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इस तरह के मूल्य का निर्धारण के कारण से जो क्या होता है कि कम मूल्य वाली जो मुद्रा होती है, ग्रेसम सिद्धांत के अनुसार से कम मूल्य वाली जो मुद्रा होती है, यानी कि वह मुद्रा जिसकी कीमत बाजार दर से नीचे स्तर पर तय होती है, वो प्रचलन से बाहर हो जाती है। जबकि दूसरी ओर वह मुद्रा जो कि जिसकी एक तरीके से मतलब अधिक मूल्य वाली मुद्रा प्रचलन में रहती है, लेकिन उसे पर्याप्त खरीदार नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको पहले भी जो बताया कि बाजार मूल्य के हिसाब से जिस मुद्रा की मूल्य कम होगी वो क्या होगा, बाजार से बाहर निकल जाएगा। और जो जिस मुद्रा की मूल्य अधिक होगी होगी अगर बाजार के स्तर पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे वो मुद्रा जो है वो चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, खरीदार नहीं होंगे। तो इसका क्या मतलब, वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा तो वही प्रॉब्लम होगा। फिर लोग सर अगर किसी मुद्रा की वैल्यू भी अधिक है तो फिर उसको कमाना भी उस तरीके से पड़ेगा, ऐसी बातें। ठीक है, तो ये जो ग्रेसम सिद्धांत है, इसका सिद्धांत का मतलब यहाँ पे यही है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस इतना ही बेसिक चीजें बस समझना था आप लोगों को, मैं बस उतना ही आप लोगों को बताना चाह रहा था। इसका मुख्य रूप से बात ये वाला पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कि जो ग्रेसम सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो मुद्रा है ना, यानी कि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कम मूल्य वाली मुद्रा, ठीक है, कम मूल्य वाली मुद्रा यानी कि वह मुद्रा जिसकी कीमत बाजार दर से नीचे के स्तर पर तय होती है, वह प्रचलन से बाहर हो जाता है। दूसरी ओर अधिक मूल्य वाली मुद्रा प्रचलन में रहती है, लेकिन उसे पर्याप्त खरीदार नहीं मिलते। ठीक है, तो ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस सिद्धांत का क्या मतलब है, आप लोग समझ गए। जिसकी मूल्य जिस मुद्रा की मूल्य कम होगी वो क्या है, बाजार से निकल जाएगा, और जिस मुद्रा की मूल्य अधिक होगी वो बाजार में रहेगा। लेकिन बाजार में तो रहेगा, लेकिन उसके खरीदार उस तरीके से नहीं मिलेंगे। ठीक है, वैल्यू तो होगा लेकिन वो प्रचलन भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बातें जो है इसमें याद रखेंगे इसको। आगे देखिए कोणार्क चक्र, ये आप लोगों को पता होगा क्यों चर्चे में है। आप लोग लगातार जो है देखे होंगे 18वां G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में जो भी हुआ, इससे रिलेटेड मैं जितने भी जो भी बातें हो रही है सब लगातार करते जा रहा हूँ। G20 के बारे में भी बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ, सेपरेट अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें ये आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि वो जो थीम था यहाँ का, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है कोणार्क चक्र क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इनसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये जो है कोणार्क का ये जो चक्र है, कोणार्क चक्र है, इसको यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में रखा गया था। आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आकर के मतलब जितने भी विदेशी और जो राष्ट्रपति जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, उनको स्वागत करने के लिए यहीं पे खड़े होकर के हाथ मिला रहे थे। कई ऐसा फोटो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये अभी चर्चे में आ गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को बेसिक चीजें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को प्रदर्शित करने के रूप में शिखर सम्मेलन स्थल पर अन्य देशों के स्वागत हेतु उड़ीसा के सूर्य मंदिर के ऐतिहासिक कोणार्क चक्र की भित्ति को दर्शाने वाली एक दीवार लगाई गई। तो इसके बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है, कोणार्क चक्र के बारे में देखते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सूर्य मंदिर है कोणार्क का। तो ये जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क में, ठीक है, 13वीं सदी का सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चक्र जो लगा हुआ, यही चक्र को वहां पे लगाया गया था, मतलब उस तरीके से बनाया गया था। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय लगभग 1250 ईसा पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में ही पढ़ाने का मतलब ही यही है
की जो कोणार्क मंदिर है और कोणार्क चक्र है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझे। हिंदू भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर 100 फुट ऊंचे रथ की तरह दिखाता है, ठीक है, दिखता है, जिसमें विशाल चक्र और घोड़े हैं जो कि सभी पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें इसके बारे में याद रखेंगे, यही सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। साथ ही साथ ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो मंदिर है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के साथ ही हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है तथा इसे भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे तरफ भी दर्शाया गया। आप लोग अगर 10 रुपए का नोट अभी होगा तो आप लोग देख सकते हैं, अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको याद होगा कि ये 10 रुपए के नोट के पीछे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, अभी ये शैली से बना हुआ था, इसी तरीके से अलग अलग जो इस तरीके से प्राचीन चीजें होती हैं उनसे प्रश्न बनता है। लेकिन नागर, द्रविड़ और वेसर शैली से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2012 में पूछा गया था, हालांकि और भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ये प्रश्न है, मेंस का भी प्रश्न है, आपको अभी दिखाऊंगा मैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य नस्लीय समूह, 3 मुख्य भाषाई प्रभाग जिनमें भारत की भाषाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां, भारत में प्रचलित 3 प्रमुख संगीत घराने। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल तरीके से प्रश्न पूछा गया था, सभी जान रहे हैं हम लोग कि शैलियों के बारे में है ये। देखिए, मेंस में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ते हैं थोड़ा सा ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे, कभी भी मेंस में अगर किसी भी तरीके से प्रश्न आता है थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिखते बन जाए। देखिए, प्रश्न कैसे पूछा गया था, भारतीय प्रदर्शन और परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने तथा उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विवेचना कीजिए, 2020 में पूछा गया था। फिर भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए, 2018 में पूछा गया था। देखिए, ये भी एक प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे लगाया गया था, 4000 साल पुराना रथ। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये भी G20 में एक प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया था। ये रथ जो है 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को उत्तर प्रदेश के गांव सनौली, ठीक है, सनौली में खुदाई के दौरान मिला था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये गांव है सनौली। इस रथ में मेसोपोटामियाई रथों की समानताएं पाई गई हैं। ठीक है, तो कुछ उसी प्रकार से मेसोपोटामियाई रथों के समानताएं इसमें पाई गई हैं, और ये साक्ष्य जो है भारतीय सभ्यता मेसोपोटामियाई सभ्यता के बीच एक लगभग एक संबंधित रूप है, दोनों में एक संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से उस पर प्रकाश डालती है, तो इसलिए इसको रखा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद से आखिरी जो है यहाँ पे समुद्रयान परियोजना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि समुद्रयान परियोजना जो है वो भारत का पहला मानव युक्त सागर मिशन है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिल करके पनडुब्बी, याद रखेंगे, मत्स्य, ठीक है, 6000 बनाई है। तो ये जो है ये लोग सबसे पहले तो इस कौन बनाया, और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये कुछ कुछ टू द पॉइंट जो बातें होती हैं यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो मत्स्य और 6000 इस तरीके से नाम याद रखेंगे, पनडुब्बी का नाम रखें, और इसको ट्रायल के लिए 2024 में पनडुब्बी को चेन्नई तट से उतारा जाएगा। 3 लोगों को बैठा करके 6000 मीटर की गहराई तक उतारा जाएगा। क्या उद्देश्य है, तो संसाधनों का अध्ययन और जैव विविधता का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं इस परियोजना में की गई है। ठीक है, तो एकदम आप लोग भी उसी तरीके से अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोग मोटिवेशन बहुत कम होता है उस तरीके से, आप सपोर्ट नहीं करते हैं आप लोग तो। ठीक है,
चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।